आज हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी। क्या देखेंगे हम लोग आज? धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर। क्या देखेंगे? धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। धारा मापी किसे कहेंगे? धारा मापी वह यंत्र है जो किसी परिपथ में, धारा मापी वह यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक, धारा मापी क्या है? धारा मापी वह यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाया जाता है। ठीक, उपस्थिति का पता चलता है। उसमें जब विक्षेप होता है उससे स्पष्ट होता है कि धारा परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। इसी का उपस्थिति पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले धारा मापी, धारा मापी वह यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक, धारा मापी क्या है? एक यंत्र, ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। धारा मापी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होगा चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। ठीक, और दूसरा होता है चल कुंडली धारा मापी। दूसरा क्या होता है? चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी। ठीक, चल कुंडली धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी। अब दोनों पहले स्पष्ट कर लेते हैं। चल चुंबक धारा मापी क्या होता है? इस धारा मापी में कुंडली स्थिर होती है। इस धारा मापी में कुंडली स्थिर होती है और चुंबक विक्षेपित होता है। ठीक, चल चुंबक स्पष्ट है। चल चुंबक धारा मापी में कुंडली स्थिर होगी और चुंबक क्या होता है? विक्षेपित होता है। इसे हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं इसको, और किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? स्पर्श धारा मापी बोलते हैं इसको। स्पर्श या धारा मापी भी कहते हैं। और चल कुंडली धारा मापी क्या कहते हैं अपन? स्पर्श धारा मापी भी कहते हैं, या इसी को हम हेल्महोल्ट्ज धारा मापी भी कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं? हेल्महोल्ट्ज। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। ठीक, चल चुंबक धारा मापी किसे कहेंगे अपन? जिसमें कुंडली स्थिर होती है परंतु चुंबक क्या होता है? विक्षेपित होता है। ठीक, इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं स्पर्श धारा मापी कहा जाता है इसी को अपन हेल्महोल्ट्ज धारा मापी भी कहते हैं। मतलब इसमें से कोई भी एक नाम हम कहेंगे तो इसका अर्थ है कि वो वहाँ पे चुंबक विक्षेपित होती है और कुंडली स्थिर रहता है। ठीक, चल कुंडली धारा मापी पुनः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताएं आपको? दो प्रकार के। ठीक, निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी बोलते हैं, या दूसरा को बोलते हैं अपन किलकित कुंडली। ठीक, किलकित कुंडली धारा मापी। ठीक,
चल कुंडली धारामापी को अपन दो प्रकार से जानते हैं। पहले चल कुंडली धारामापी किसे कहेंगे उसको स्पष्ट कर लेते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा, ठीक है। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच अर्थात नॉर्थ और साउथ के बीच में कुंडली विक्षेपित होती है। क्या होता है इसमें? कुंडली विक्षेपित होती है। पहले वाले में चुंबक विक्षेपित होता है, कुंडली स्थिर रहती है। दूसरे वाले में चुंबक स्थिर होता है और क्या होता है? कुंडली विक्षेपित होती है। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? दो नाम से जानते हैं इसको। चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है किलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी में क्या दोनों में अंतर क्या है? इसमें निलंबन तार की सहायता से, निलंबन तार की सहायता से कुंडली को लटका के बनाया जाता है, ठीक। इसमें निलंबन कुंडली की में क्या कहा जाता है? एक निलंबन तार की सहायता से लटका दिया जाता है दो ध्रुव खंडों के बीच में कुंडली को, ठीक। एक एल्युमिनियम कुचालक पदार्थ का मतलब बिना अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे अपन इसको, अचुंबकीय पदार्थ के कुंडली बना होता है। उस कुंडली में तार लपेटे होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित किया जाता है और उसी में उसको किस में लटकाते हैं? फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से लटकाकर इसको बनाया जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है? दो चूल होगा, ठीक। इस ध्रुवखंड के मध्य में दो चूल को संतुलित किया जाता है और इसमें एक संकेतक लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? एक डिफ्लेक्शन के लिए संकेतक लगा होता है जिसे अपन कुंडली धारामापी कहते हैं। इसे ही अपन वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वेस्टर्न धारामापी, वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं, ठीक। इसे अपन वेस्टर्न धारामापी के नाम से भी जानते हैं। हो गया स्पष्ट यहाँ तक? अभी तो कुछ क्योंकि है सरल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद आता है हमारे पास, इसका विस्तार देखेंगे, निलंबित कुंडली धारामापी। पहला क्या देते हैं अपन? निलंबित कुंडली धारामापी। पहला पॉइंट है निलंबित कुंडली धारामापी। इसके बारे में समझेंगे अपन, निलंबित कुंडली धारामापी। इस धारामापी में क्या क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं अपन, ठीक। इसमें सबसे पहले होता है, डायग्राम के साथ समझा देते हैं अपन आपको। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार से, ऐसा, ठीक। इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ के बीच में यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे चुंबक है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ और साउथ। इसके बीच में एक कुंडली होगी। क्या होगी इसके बीच में? एक कुंडली इस प्रकार से, इस प्रकार से कुंडली होगी। इसको हम बोलते हैं ए। क्या कहेंगे अपन? कुंडली को ए में बोलेंगे। आयताकार भी हो सकता है ये कुंडली और वृत्ताकार भी हो सकता है, ठीक। इसको फास्फर ब्रांच के तार से एक हुक में यहाँ पे लटकाया जाएगा, ठीक। यहाँ भी स्प्रिंग लगा होता है और उस हुक से लटकाया जाता है और इसमें बीच में एक होता है समतल दर्पण होता है। क्या होता है? यहाँ पे समतल दर्पण लगा होता है, इसको अपन कहते हैं एम, ठीक। ये हुक को अपन एच से दिखा देते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या लगा होगा? स्प्रिंग लगा होगा, यहाँ भी एस पी, ये पॉइंट से कनेक्टेड होगा यहाँ पे, स्क्रू से T1 से यहाँ पे टाइट रहेगा, यहाँ पे T1 पे, ठीक। यहाँ पे T1 है और यहाँ पे हुक है, ठीक। अब ये तो उपकरण हो गया आपका, सामान्य उपकरण में इतने होते हैं निलंबित कुंडली धारामापी में, ठीक।
इसमें समस्या क्या होता है इसको बाद में देखेंगे, पहला अपन चित्र सहायता से समझते हैं इसको क्या कर दिया है। इसकी संरचना में इसमें एक आयताकार या वृत्ताकार कुंडली होती है ए, ठीक, जो अचुंबकीय पदार्थ, कुंडली किससे बना होता है, एल्युमिनियम के फ्रेम पर तार लपेट के बनाया जाता है कुंडली, ठीक। एल्युमिनियम का फ्रेम में किसका तार लपेटेंगे, तांबे का, ठीक। अचुंबकीय पदार्थ में तांबे का तार लपेटकर ये कुंडली बनाई जाती है और इसको NS ध्रुव के बीच में रखा जाता है और तार को किससे लटका होता है कुंडली, फास्फर ब्रांच के तार से लटका होता है, फास्फर ब्रांच के तार से लटका दिया जाता है। और इसका विक्षेप कहाँ पे मिलेगा, हम जैसे इसको कहीं सर्किट में जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ दिया जाए, आपका वायरिंग का लिंक 2 पॉइंट होना चाहिए ना, एक T1 होगा यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे लेते हैं अपन T2। उपकरण में ये यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे अगर व्यवस्था है तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं और नहीं है व्यवस्था तो दो नीचे में अपन लेंगे जहाँ पे जोड़ने काम करेंगे T1 और T2 की सहायता से, ठीक है, T1 और T2 की सहायता से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक। जैसे जोड़ते हैं अपन, जैसे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये विक्षेपित होगा। कौन सा विक्षेपित होगा, कुंडली विक्षेपित होगा, विक्षेपित होगा तो यहाँ तार मुड़ेगा, स्प्रिंग लगा हुआ तार घूमेगा, इस प्रकार से जैसे घूमेगा तो दर्पण भी विक्षेपित होगा, दर्पण भी विक्षेपित होगा। तो इसको सबको एक पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ में बंद रखा जाता है, बॉक्स में कहती है, ठीक है। ये सब उपकरण किसमें बंद रहता है, एक अचुंबकीय पदार्थ का बॉक्स में बंद रखता है, ठीक। बीच में लगा होता है लोहे का कोड, बीच में क्या लगा होगा, इसमें लोहे का कोड लगा होगा, बीच में इसमें लगा होगा लोहे का कोड, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ पर दर्पण है वहां पे प्रकाश का व्यवस्था किया जाता है। इसमें परेशानी एक होता है, इसमें दर्पण पे प्रकाश पहुंचना चाहिए तभी यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। जब प्रकाश पहुंचेगा तो यहाँ परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात प्रारंभिक स्थिति में जहाँ पे उसका परछाई पड़ेगा, दर्पण से परावर्तित किरण जहाँ पहुंचेगी स्केल में, पैमाना स्केल कहेंगे अपन, लैम्प पैमाना द्वारा, ठीक है। पैमाना स्केल जैसे इसके सामने यहाँ पे रखेंगे ऐसा रखे, है ना, यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ सामने इसका परावर्तित होने के बाद इसका प्रकाश दिखेगा परावर्तन के पश्चात, और वहां से विक्षेपित कैसे दिखाएगा, जैसे मुड़ेगा तो ये विक्षेपित होकर यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, प्रकाश का जो प्रतिबिंब है दर्पण का यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, यही पैमाना होगा इसका, यही क्या कहलाता है, लैम्प पैमाना कहलाता है, ठीक। जब इसमें T1 T2 को जोड़ा जाता है तब इस विक्षेपित होगा, जैसे विक्षेपित होता है तो ये दर्पण क्या होगा, पहले प्रारंभिक स्थिति कुछ ना कुछ विक्षेप घूमेगा, तार मरोड़ी उत्पन्न होगा वहाँ पे, इस प्रकार जैसे यहाँ पे ये पहले यहाँ दर्पण लगा हुआ है, यहाँ से परावर्तित किरण यहाँ पहुँच जाएगी इधर साइड में, ठीक। यहाँ से किरण यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पे अपन किरण यहाँ पहुँच रही है, जैसे घूमेगी इस प्रकार से घूमेगी तो यहाँ आगे इधर पहुँच सकता है विक्षेप इसका, ठीक। यहीं से हम इसको रीडिंग करते हैं, यही से हम इसका रीडिंग नोट करते हैं, ठीक। उसके बाद है इसका सिद्धांत, ये तो होगा उपकरण के बारे में बता दिया पूरा, उपकरण के बारे में पूरा मैंने बता दिया। सिद्धांत मतलब सिद्धांत आपका चाहे वो निलंबित कुंडली धारामापी हो या किलकित कुंडली धारामापी हो, दोनों का एक ही होता है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत दोनों के लिए एक ही होता है, ठीक। और सबका व्यवस्था यहाँ पे ऐसा होगा कि इसको पूरे पूरे किस में रखेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे, बता दिया हूँ पहले आपको। और बॉक्स के सामने में जहाँ पे हमको रीडिंग लेना है वहाँ पे एक पैमाना स्केल लगा होगा, उसमें इससे परावर्तित किरणें पहुंचेंगी, ठीक। अब इसका सिद्धांत, सिद्धांत के लिए जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो उस पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण भी विक्षेपक बलाघूर्ण, दो प्रकार के बलाघूर्ण काम करेंगे वहां पे। जैसे यहाँ मुड़ेगा एक ऐंठन बलाघूर्ण काम करेगा, तार जैसे मुड़ता है यहाँ पे, तार इस प्रकार से है, अगर मुड़ेगा जैसे विक्षेप होगा वहां पे इस प्रकार से विक्षेपित होगा ऐसा,
विक्षेपित होगा तो वहां पे काम करेगा, एक विक्षेपक बलागुण काम करेगा और एक ऐंठन बलागुण काम करेगा। ठीक, एक विक्षेपक बलागुण काम करेगा, वो बलागुण कितना होगा, मान लो वो है टाउ। विक्षेपक बलागुण कितना है, मान लो टाउ। टाउ किसके बराबर होगा, फेरों की संख्या n, ठीक, प्रवाहित होने वाली धारा I, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र कहिए, ठीक है, इसके बराबर होगा। टाउ का मान के लिए अपन देखेंगे, टाउ क्या है, बलागुण है, विक्षेपक बलागुण कहेंगे अपन इसको, विक्षेपित होने के लिए काम करता है वहां पे, और वहां पे फेरों की संख्या n है, प्रवाहित होने वाली धारा I है, और कुंडली का क्षेत्रफल A है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तब टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। ठीक, अब यहां पे तो हो गया विक्षेपक बलागुण हो गया। अब तार में ऐंठन उत्पन्न होता है, तार में क्या होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है, तो वहां पे ऐंठन बलागुण काम करेगा। यहाँ पे क्या है, एन क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या कहेंगे अपन इनको, फेरों, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, और आई क्या होगा, बहने वाली धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का मान है। ठीक, ये क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक, परिमाण जो मान होगा इसका। ठीक, अब हमको निलंबन तार में, फास्फोर तार निलंबन तार के रूप में, उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है। ठीक, तो कुंडली का विक्षेप, कुंडली का विक्षेप यदि फाई है, कितना उत्पन्न होता है, कुंडली का विक्षेप कितना हो रहा है, फाई। ठीक, कुंडली का विक्षेप यदि फाई है, तब इसमें ऐंठन बल युग्म आघूर्ण, ऐंठन बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण कहेंगे, ऐंठन बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, K इंटू फाई, K इंटू फाई इसका ऐंठन बल आघूर्ण होगा। फाई कौन सा कोण है, जो तार बनाएगा। ठीक है, अब संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, ऐंठन बल आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक, ऐंठन बल आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक, विक्षेपक बल आघूर्ण आपका NIAB, ये होगा K फाई, कितना होगा ये, K फाई। आई का मान निकालेंगे, बाय द वे आई बराबर हमको क्या मिलेगा, K बटे NAB इंटू फाइव, NAB इंटू फाइव होगा। चूंकि ये पूरा पूरा नियतांक है, चुंबकीय क्षेत्र, फेरों की संख्या, क्षेत्रफल, K सब नियतांक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, धारा मापी नियतांक कहते हैं। ये किसके बराबर होगा, धारा मापी नियतांक, इसको हम दिखाते हैं G से, कैपिटल G से। I बराबर हो जाएगा हमारे पास G इंटू फाइव, आई किसके बराबर होगा, G इंटू फाइव, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये होगा समीकरण 1। ठीक, इससे क्या स्पष्ट होता है, चूंकि ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, K N A B सभी कांस्टेंट है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसमें, चल कुंडली का में बहने वाली धारा, चल कुंडली में बहने वाली धारा I कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमण पाती है।
कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम इसकी सहायता से कह सकते हैं क्योंकि जी कांस्टेंट है इसलिए I इज प्रोपोर्शनल टू 5, I इज प्रोपोर्शनल टू 5। ठीक, I इज प्रोपोर्शनल टू 5 लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा किसके बराबर होगा, कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। सिद्धांत आएगा तो पूरा इसी को लिखना है आपको, यहां से लेके पूरा यहां तक का जो शब्द बोला उसको लिखना है। ठीक, कैसे लटकाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, उसको कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक, यहां तक हो गया आपका सिद्धांत, सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रयोग विधि क्या होगा, समझाया था इसको, प्रयोग विधि लिखूंगा, इसको समझाते हैं अपना सीधा सीधा कैसे होता है काम इसमें। सबसे पहले जिस बात से मैं पूरा उपकरण हमारा बंद है और उस बात से हम पेज भी लगा होगा, समतलकारी पेज लगा होगा, ठीक है, उसको हम स्पीड लेवल की सहायता से, स्पीड लेवल की सहायता से समतलकारी पेज की सहायता से इसको आधार के साथ क्षैतिज करेंगे पूरा उपकरण को सबसे पहले। ठीक है, पूरा उपकरण को हम क्या करेंगे, स्पीड तलदर्शी की सहायता से, स्पीड लेवल की सहायता से सबसे पहले हम इसको क्षैतिज करते हैं, जिससे कि कुंडली जो है चुंबक के ध्रुवों के मध्य बीचों बीच स्थिर हो जाएगा, ताकि वो घूम सके स्पष्ट रूप से, कहीं पे उसको टक्कर ना हो, कहीं टकराहट ना हो। ठीक है, स्पीड लेवल से का उपयोग करने का तात्पर्य यह है कि जब समतलकारी पेज के साथ क्षैतिज करेंगे ताकि कहीं वह घूमने में उसको अड़चन ना हो, किसको, कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के बीच। ठीक, कुंडली को चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ और साउथ के बीच चुंबकीय क्षेत्र में घूमने में परेशानी ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्षैतिज करते हैं, किसकी सहायता से, स्पीड लेवल की सहायता से पेज को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक, उसके पश्चात बाहरी परिपथ को हम किससे जोड़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है T1 और T2 से जोड़ेंगे। ठीक है, T1 और T2 से जोड़ेंगे और यहाँ प्रकाश व्यवस्था करके इसका जो मान है 0 में दिखना चाहिए, इसके परावर्तित किरणें सामने में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिस यहाँ पे जैसे इसके यहाँ पे लगा होगा सर के पैमाने इस प्रकार से लगा होगा, यहाँ से परावर्तित हो किरणें यहाँ पे आएगी, वो कहाँ पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। ठीक है, ये जो पैमाना इसके लिए इसको 0 पे दिखाना चाहिए, ऐसा हम इसका व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं अपन, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो विक्षेपित होगा। ठीक है, वो क्या होगा, विक्षेपित होगा और संतुलन की अवस्था में कुंडली के साथ दर्पण भी घूमेगा, कुंडली घूमेगा, चूंकि कुंडली फास्फोर की तार में समतल दर्पण लगा हुआ है, वो भी घूमेगा। ठीक है, और पैमाने के प्रकाश से जैसे यहाँ पे है तो घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, वो पहले यहाँ पे था उसका परावर्तित किरणें वाले, परावर्तित किरणें जो दर्पण से परावर्तित होगा वो यहाँ पे था, वो इधर आ जाता है विक्षेपित होने के पश्चात। ठीक, मतलब आपतित किरण यहाँ पे जा रहा है तो परावर्तित किरण होगा, है ना। जब कोई तार घूमता है, तार में मरोड़ी उत्पन्न होता है, ठीक है, तो तार में थीटा फाई कोण से विक्षेपित होगा, वो इथन कोण कितना होगा, फाई कोण होगा, तो उससे परावर्तित होने वाले किरणें परावर्तित होने वाले जो किरण है वो कितने कोण से घूमती है, 2 कोण से घूमेगी। ठीक, यदि दर्पण का दर्पण का दर्पण का फाई कोण से घूमता है, दर्पण कितने कोण से घूमता है, फाई कोण से घूमता है। ठीक है, तो
विक्षेप के पश्चात परावर्तित किरणें परावर्तित किरणें 2π कोण से घूमेंगी, 2π कोण से घूम जाएगी। ठीक है, यदि दर्पण फाइ कोण से घूमता है तो विक्षेप के पश्चात जो परावर्तित किरण होगी वो कितने कोण से घूमेगा, 2π कोण से घूमता है। ठीक, तो यहां पर अपन देखेंगे 10/2π बराबर 10/2π किसके बराबर होगा, दर्पण से जो पैमाना स्केल है उसकी दूरी x है, सॉरी उसकी दूरी d है। अपन पैमाना से, यहां से पैमाना है और यहाँ पे विक्षेपक पदार्थ है, ये दूरी कितना है मान लो d है, और यहां से यहां तक जो विक्षेप हो रहा है पैमाना स्केल में वो दूरी है x। तो 0 था, वहां से यहाँ कितना हुआ, x दूरी पर विक्षेपित हुआ। ठीक है, पैमाना स्केल में ये हो जाएगा आपका 10/2π बराबर x/d। x क्या है, पैमाना स्केल में प्रतिबिंब कह सकते हैं, प्रतिबिंब का विक्षेप की दूरी। प्रतिबिंब का विक्षेप की दूरी तात्पर्य क्या है, जैसे पहले 0 अवस्था में था वो 0 सीधा कुछ ना कुछ चेंज हुआ उसका मान, ये दूरी क्या कहलाएगा, उसका x कहलाएगा। ठीक, और जहां दर्पण है, जहां पे दर्पण है वहां से यहां तक की दूरी कितने है, वो d है। ठीक है, पैमाने स्केल के बीच की दूरी, विक्षेप की दूरी क्या है, x है, दर्पण से पैमाना स्केल की दूरी d है। कितना है ये, d है, तब के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे फाइ का मान बहुत कम होता है, कोण का मान बहुत कम होता है, इसलिए 2π बराबर x/d हो जाएगा। 2π बराबर क्या हो जाएगा, x/d हो जाएगा। तो फाइ का मान निकालेंगे यहाँ पे, x/2d हो जाएगा। फाइ का मान कितना हो जाएगा, x/2d। ये सिद्धांत हम देख चुके हैं, अर्थात यहाँ से भी देख सकते हैं ये d तो स्थिर रहेगा, d क्या होगा, स्थिर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, d यहाँ से पैमाने के बीच की दूरी है वह स्थिर होगा, परंतु ये x का मान परिवर्तन होता है, अर्थात फाइ इज प्रोपोर्शनल टू x, फाइ इज प्रोपोर्शनल टू x होता है। ठीक, और हम लोग देखे हैं इसके पहले फाइ इज प्रोपोर्शनल टू x होता है, और अपन क्या देखे हैं, i इज प्रोपोर्शनल टू फाइ, ये सिद्ध किए हैं, ये सिद्ध किए थे अभी। इसमें अपन सिद्धांत में i इज प्रोपोर्शनल टू फाइ, तब दोनों मिला के ये समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 1 और 2 से अपन क्या देख सकते हैं कि i इज प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, i इज प्रोपोर्शनल टू x, अर्थात कुंडली में बहने वाली धारा प्रकाश चिन्ह के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। ये प्रकाश चिन्ह है, विक्षेप की दूरी अर्थात क्या होगा, प्रकाश चिन्ह की दूरी। ठीक है, विस्थापन कह सकते हैं या फिर प्रकाश चिन्ह के विस्थापन की दूरी, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा किस क्या होगा, पैमाने पर प्रकाश के चिन्ह के विस्थापन, प्रकाश का चिन्ह के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात बहने वाली धारा पैमाने में प्रकाश के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती
होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। होगा यहां तक स्पष्ट है? ठीक, यहां तक किसी कोई समस्या तो पूछ सकते हैं अपनी।